नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए हिंदुत्व की राजनीति के निशाने पर वेब सीरीज तांडव, यूपी में एफआईआर। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में बसा लिया गांव, सरकार एक बार फिर खामोश। ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, कानून व्यवस्था पुलिस का मामला। बालाकोट हमले को लेकर घिरे अर्णब, विपक्ष ने उठाया सुरक्षा का मुद्दा। मुरादाबाद में टीका लगने के 24 घंटे के अंदर मौत से टीके पर उठे सवाल। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे दो छोटी गुजारिशें। पहली गुजारिश तो यह है कि सत्यहिंदी.com का ऐप कृपया तुरंत डाउनलोड कर लें। ये गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के जरिए भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा दूसरा निवेदन है कि सत्यहिंदी.com को आर्थिक सहयोग दीजिए, संबल दीजिए, क्योंकि सत्यहिंदी.com किसी कारपोरेट के पैसे से नहीं चलता, सरकार की मदद भी नहीं लेता है। इसलिए जरूरी है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को समर्थन देने के लिए आप आगे आएं और उसकी सदस्यता योजना का में हिस्सेदार बने, सदस्य बने, जिसके जरिए सत्यहिंदी.com आपके लिए और भी बेहतर ढंग से काम कर सके। तो आइए इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आप समझ लीजिए और फिर अपनी मनचाही सदस्यता उसमें से चुन लीजिए। हमें उम्मीद है कि ये दोनों कदम आप तुरंत उठाएंगे। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। अमेजॉन प्राइम की वेब सीरीज तांडव को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस वेब सीरीज से भावनाएं आहत होने के आरोपों के बीच ही अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज थाने में सब इंस्पेक्टर ने ही ये शिकायत दर्ज कराई है या उससे करवाई गई है। इसमें तांडव के निर्देशक, निर्माता, लेखक और भारत में अमेजॉन के प्रमुख पर धार्मिक दुश्मनी को बढ़ावा देने और पूजा स्थल की शुद्धता व महत्ता को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज कराने वाले पुलिसकर्मी ने कहा है कि पहले एपिसोड में लोगों ने हिंदू देवी देवताओं जैसे दिखने के लिए बहुत भद्दे तरीके से कपड़े पहने थे और उसमें अमर्यादित तरीके से देवी देवताओं को बोलते दिखाया गया है, जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला और आघात पहुंचाने वाला है। इसमें कहा गया है कि एपिसोड में जातिगत विद्वेष फैलाने वाले संवाद हैं। एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया कि उक्त वेब सीरीज में भारत के प्रधानमंत्री जैसे गरिमामय पद को ग्रहण करने वाले व्यक्ति का चित्रण अत्यंत अशोभनीय ढंग से किया गया है। वेब सीरीज में जातियों को छोटा बड़ा दिखाकर बांटने वाले तथा महिलाओं का अपमान करने वाले दृश्य हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के एक बीजेपी विधायक द्वारा शिकायत किए जाने के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अमेजॉन प्राइम से जवाब तलब किया है। महाराष्ट्र के एक बीजेपी सांसद ने ही सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को खत भी लिखा था। विवादों में रहने वाले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने ट्विटर पर लिखा है कि योगी के उत्तर प्रदेश में लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये एक पूरी हिंदुत्व का जो गैंग है, ब्रिगेड है, वो अब इस तांडव को निशाने बना रहा है, क्योंकि इससे राजनीति फलती फूलती है। आहत भावनाओं की राजनीति जिसे कहते हैं कि इससे मेरी आहत भावना हो गई, उससे मेरी भावना आहत हो गई और इसके आधार पर राजनीति बिल्ड की जाती है। लोगों को गोलबंद किया जाता है, उनके अंदर आक्रोश भरा जाता है, नफरत, हिंसा और तमाम तरह की चीजें होती हैं, वो हो रही हैं। यही लोग हैं जो बहुत खुश हो रहे थे जब पैगंबर मोहम्मद का कार्टून छाप रहा था फ्रांस का अखबार शार्ली हेब्दो, तब उनको आपत्ति नहीं हो रही थी, तब उन्हें मुसलमानों में कट्टरपन दिखाई दे रहा था। लेकिन अब इनका कट्टरपन आपके सामने है और आपको ये समझना चाहिए कि ये सिवाय राजनीति के कुछ नहीं है। आपको वेब सीरीज पसंद नहीं है, मत देखिए, लोगों से बोलिए कि न देखें, इसका बहिष्कार कर दीजिए, जो कि आपका लोकतांत्रिक हक है। लेकिन इस तरह से धर्म, संस्कृति आदि का नाम लेकर एक तरह की सेंसरशिप थोपना, अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाने की कोशिश करना, ये एक
ट्रेंड बढ़ता जा रहा है तेजी के साथ, और सरकार भी इसमें शामिल है। प्रकाश जावड़ेकर और उनका मंत्रालय इस एजेंडे के साथ है, और इसीलिए अमेजॉन प्राइम को उसने तुरंत खत भी लिख दिया है। इस तरह के दबावों में वो आ जाता है, बल्कि कहना चाहिए कि उसकी तरफ से इस तरह के दबाव बनाने की कोशिशें हो रही हैं। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडा है, और इससे इस तरह की वेब सीरीज को और लोकप्रियता मिलती है और लोग ढूंढ ढूंढ कर देखते हैं। तो इससे निर्माता निर्देशकों का फायदा ही होने जा रहा है, उनको कोई नुकसान नहीं होने जा रहा। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। लद्दाख में भारतीय जमीन पर कब्जे के बाद अब चीन ने अरुणाचल प्रदेश में एक नया गांव ही बसा दिया है। एनडीटीवी ने सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दिखाया है कि कैसे चीन ने भारत के वास्तविक सीमा के 4.5 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर अंदर एक गांव बसा दिया है। इस गांव में लगभग 101 घर बताए जा रहे हैं। एनडीटीवी का कहना है कि उसने 1 नवंबर 2020 की तस्वीरों को लेकर जब विशेषज्ञों से संपर्क किया तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। ये गांव ऊपरी सुबनसिरी जिले के तासरी चू नदी के किनारे पर मौजूद है। ये वो इलाका है जहां पर दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है, और इसे सशस्त्र लड़ाई वाली जगह के तौर पर चिन्हित भी किया गया है। ये गांव हिमालय के पूर्वी रेंज में तब बनाया गया है जब कुछ वक्त पहले ही दोनों देशों की सेनाओं के बीच जून में दशकों के बाद गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। एनडीटीवी ने 2 तस्वीरें दिखाई हैं। एक सैटेलाइट तस्वीर 26 अगस्त 2019 की है, जिसमें उसी जगह पर कोई गांव नहीं है, कोई बसाहट नहीं है, जबकि दूसरी सैटेलाइट तस्वीर 1 नवंबर 2020 की है, जिसमें पूरा का पूरा गांव बसा हुआ दिख रहा है, जिससे साफ है कि चीन ने यह गांव पिछले 1 साल के अंदर बसाया है। बड़ा सवाल यह है कि एक ओर चीन लद्दाख में हमारी सीमा में घुसा हुआ है और दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में गांव बसाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अभी तक इस विवाद पर कुछ नहीं बोले हैं। एक बार सीमा विवाद पर बोले थे तो कहा था कि न हमारी सीमा में कोई घुसा है और न ही कोई घुसा था, जिसके बाद इस बयान को चीन ने अपने पक्ष में काफी इस्तेमाल किया था। तो सरकार की एक बार फिर से बोलती बंद हो गई है। लद्दाख में जमीन पर कब्जा है, ये सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय भूमि पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। आज ही सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके कहा है, ये ध्यान रखिए, वो बीजेपी के सांसद भी हैं, ट्वीट करके कहा है कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है और इसे सरकार को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह से मैंने कहा है कि इसको स्वीकार किया जाए कि चीन ने हमारी भूमि पर कब्जा किया है, लेकिन सरकार को लगता है कि जैसे ही वो ये स्वीकार करेगी वैसे ही वो सवालों में घिर जाएगी, क्योंकि हालांकि सवालों में अभी भी घिरी हुई है, लेकिन उसके बाद और भी ज्यादा तीखे सवालों का उसको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये उसकी खामी, उसकी असफलता को जाहिर कर देगा। तो अब एक जगह तो कब्जा है, अब दूसरी जगह कब्जे की भी बात उठ रही है। सैटेलाइट तस्वीर आ गई हैं। अब सरकार क्या करेगी? क्या सरकार फिर खामोश रहेगी? प्रधानमंत्री फिर नहीं बोलेंगे, या बोलेंगे तो गोलमोल कुछ बोलेंगे? रक्षा मंत्री कहाँ दुबके बैठे हैं किसी को पता नहीं है, और वो सेना के प्रवक्ता और वो मुच्छड़ जो होते हैं सेना के अधिकारी रिटायर्ड, जो टीवी में दिन रात चीखते चिल्लाते रहते हैं, वो भी खामोश हैं। तो ये खामोशी समझ में आने वाली है कि पाकिस्तान के खिलाफ एकदम से छाती 56 इंच की हो जाती है, और जब चीन सामने होता है तो वो सिकड़ कर 32 इंच पहुंच जाती है। तो ये सरकार का हाल है, जो इस रहस्योद्घाटन के बाद और भी आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। अगली खबर लेते हैं। 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली किसान ट्रैक्टर परेड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में आने का सवाल कानून व्यवस्था से जुड़ा है और पुलिस को ही इस बारे में फैसला लेना होगा। इस पर केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इतने लोगों का आना अवैध होगा। इस पर प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने कहा कि कानून के मुताबिक आपको अपनी ताकत, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने की पूरी आजादी है। उन्होंने कहा कि हम ये कह चुके हैं कि दिल्ली में आने की इजाजत
किसे हो और किसे नहीं और आने वालों की कितनी संख्या हो, ये सब मामले कानून व्यवस्था से जुड़े हुए हैं और इन्हें दिल्ली पुलिस को ही देखना चाहिए। बोबडे ने कहा कि इस मामले में अदालत के दखल को गलत ढंग से समझा जा रहा है और हमने पूरे मामले को हाथ में नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि अब इस मामले में बुधवार को सुनवाई होगी और कोई दूसरी बेंच इसकी सुनवाई करेगी। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके किसान ट्रैक्टर परेड पर रोक लगाने की मांग की थी। पुलिस का कहना है कि परेड होने से गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन में अड़चन आएगी और देश के लिए शर्मनाक होगा। हालांकि किसान साफ कर चुके हैं कि वे किसी तरह की परेशानी पैदा नहीं करना चाहते हैं और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी रैली, अपनी परेड करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि रैली आउटर रिंग रोड पर होगी, जहां पर कोई ट्रैफिक नहीं होता है या बहुत कम ट्रैफिक होता है। और मगर सरकार की मंशा तो कुछ और ही है। वो परेड होने ही नहीं देना चाहती है क्योंकि उसे डर लगता है कि ये एक बड़ा राजनीतिक स्टेटमेंट होगा। किसानों की ताकत का दुनिया भर को पता चलेगा क्योंकि इतनी बड़ी ट्रैक्टर रैली के जो दृश्य पूरी दुनिया भर में जाएंगे वो बताएंगे कि देश, भारत के किसान कितने संगठित हैं और कितनी मजबूती से अपना आंदोलन चला रहे हैं। तो सरकार इससे घबराई हुई है। सरकार इसीलिए इस ट्रैक्टर रैली पर तमाम तरह की सुरक्षा संबंधी सवाल भी खड़े कर रही है और किसानों ने भी आशंकाएं जाहिर की हैं कि हो सकता है कि कोई हिंसा रचने की साजिश केंद्र सरकार करे ताकि इस आंदोलन को बदनाम किया जा सके, ट्रैक्टर परेड को बदनाम किया जा सके। तो किसानों की चिंताएं और आशंकाएं अपनी जगह पर हैं और दुरुस्त है क्योंकि इस सरकार का रवैया, चरित्र कुछ इस तरह का रहा है। शाहीन बाग मामले में भी उसने इस तरह का किया, दिल्ली दंगों में जो उसकी भूमिका रही है उसको देखते हुए भी, और जेएनयू, जामिया, अलीगढ़ तमाम जगहों पर केंद्र सरकार और बीजेपी की सरकारों का जो रुख रवैया रहा है वो षड्यंत्रकारी रहा है, हिंसा को भड़काने वाला रहा है। तो कोई आश्चर्य नहीं होगा कि किसानों की जो ये आशंकाएं हैं इस तरह की, उसको वो सही साबित हों। और खालिस्तान वाला आरोप तो पहले ही लगाया जा चुका है, टुकड़े टुकड़े गैंग का भी आरोप लगाया। तो ये तमाम आशंकाएं हैं जिनकी वाजिब वजहें मौजूद हैं और इसीलिए केंद्र सरकार इन ट्रैक्टर रैली को या तो बदनाम करने की कोशिश कर रही है या इसे ना होने देने की कोशिश कर रही है। लेकिन किसान बहुत ही संयम से, बहुत धैर्य के साथ अपनी रैली का आयोजन कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं और उन्हें ये एक लोकतांत्रिक हक है एक लोकतांत्रिक देश में, और उन्हें ये करने का में रोक टोक नहीं होनी चाहिए अगर उसमें पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से काम हो रहा है। तो अगली खबर का रुख करते हैं। रिपब्लिक टीवी के प्रबंध निदेशक और कुख्यात एंकर अर्णब गोस्वामी को क्या बालाकोट हमले की पूर्व जानकारी थी? यदि उन्हें ये जानकारी थी तो सवाल उठता है कि ये गोपनीय जानकारी या क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन उन तक कैसे पहुंची। इन सवालों के जवाब पाने के लिए विपक्षी दलों ने अर्णब गोस्वामी के लीक हुए व्हाट्सएप चैट की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने की मांग केंद्र सरकार से की है। इन दलों का कहना है कि ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन के लीक होने और मिली भगत का मामला बन सकता है, लिहाजा पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। सत्तारूढ़ बीजेपी इस पर अब तक चुप है, पर यह मामला तूल पकड़ेगा ये तय है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा है कि मीडिया के एक वर्ग ने जो कुछ रिपोर्ट किया है वो यदि सच है तो बालाकोट हमले और 2019 के आम चुनाव के बीच सीधा तार जुड़ता है। क्या राजनीतिक फायदे के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का दोहन किया गया है? इस मुद्दे पर संयुक्त जांच समिति की जांच होनी चाहिए, संयुक्त संसदीय समिति की जांच होनी चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस नेता व पूर्व रक्षा मंत्री पी चिदम्बरम ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को टैग करते हुए पूछा है कि क्या एक पत्रकार और उसके मित्र को बालाकोट हमले के 3 दिन पहले ही इसकी जानकारी दे दी गई थी। चिदम्बरम ने इसके आगे कहा, यदि ये सच है तो क्या इन लोगों ने कुछ लोगों के साथ, जिसमें पाकिस्तान के जासूस भी हो सकते हैं, ये जानकारी साझा नहीं की? तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी ये सवाल उठाया। उन्होंने कहा है, देश जानना चाहता है क्या बालाकोट हमले और अनुच्छेद 370 हटाने की पूरी जानकारी एक एंकर को पहले से ही थी। पत्रकारिता में ये आमतौर पर होता है, बहुत सारे पत्रकारों को बहुत सारी सूचनाएं सरकार की अग्रिम मिल जाती है, उनके अपने कॉन्टेक्ट्स होते हैं और उनके जरिए वो पहले खबर भी ब्रेक करते हैं। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से अर्णब गोस्वामी को इस तरह की इंफॉर्मेशन मिली है
पूरे हमले की ही जानकारी मिल जाए और काफी पहले मिल जाए, तो ये एक तरह के कहना चाहिए मिली भगत की तरफ भी संकेत करता है कि हो सकता है कि सरकार के जो इन मामलों को देखरेख करने वाले हैं उनमें या सरकार में और अर्णब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के बीच कोई एक तरह की अंडरस्टैंडिंग है जिसमें उसे पहले सूचनाएं दी जाती हैं और ताकि वो अच्छे से उसको प्रोपेगेट कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकें, और इस तरह से योजना बनाई जाती है जिसमें मीडिया का इस्तेमाल भी किया जाता है और मीडिया इस्तेमाल होने के लिए प्रस्तुत भी होता है। तो रिपब्लिक टीवी की टीआरपी का घोटाला अपनी जगह एक तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे घोटाले सामने आ रहे हैं। इस व्हाट्सएप चैट के निकलने के बाद कई स्तरों पर अर्णब गोस्वामी के चाल चरित्र चेहरे पर रोशनी पड़ रही है। पता चल रहा है कि वो किस हद तक नीचे गिर सकते हैं, अपने पत्रकार साथियों के प्रति उनकी राय क्या है, किस तरह की घटिया टिप्पणियां उन्होंने उनके बारे में की हैं, यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्रियों के बारे में भी उनकी जो टिप्पणियां रही बहुत घटिया रही हैं। अर्थव्यवस्था के मामले में उनकी जो टिप्पणी रही है कि बहुत घटिया स्तर पर पहुंच गई है। तो एक चैनल में उनका कहना कुछ और होता है और जो निजी बातचीत में वो असलियत वहां सामने कह देते हैं। तो ये अर्णब गोस्वामी की पूरी पत्रकारिता एक तरह से नंगी हो गई है, लेकिन उससे ज्यादा कहीं नंगी ये सरकार भी हो गई है, क्योंकि सरकार से जो संरक्षण मिल रहा है और सरकार के साथ उनकी जो ट्यूनिंग है वो तरह तरह के रहस्यों को उनको तक पहुंचा रही है और वो उसका फायदा उठा रहे हैं और सरकार भी उनसे उस तरह का लाभ ले रही है। तो पूरे देश को गुमराह करने के लिए ये जुगलबंदी जो अर्णब गोस्वामी और सरकार के साथ चल रही है वो अपने आप में एक बहुत ही लोकतंत्र विरोधी, जन विरोधी प्रवृत्ति है और जिसकी गहराई से पड़ताल होना जरूरी है, उसे रोका जाना भी जरूरी है। और अगर सच्चाई सामने आती है तो अर्णब गोस्वामी को इसके लिए दंडित भी किया जाना चाहिए, उनके चैनल को दंडित किया जाना चाहिए और उन सरकार में बैठे अफसरों या नेताओं को भी दंडित किया जाना चाहिए जो इस तरह की जुगलबंदी के जरिए सरकारी राज किसी प्राइवेट चैनल को से शेयर कर रहे थे। और अब आज की अंतिम खबर का रुख करते हैं। मुरादाबाद में कोरोना टीके का पहला डोज लगवाने के 24 घंटे के भीतर महिपाल सिंह नाम के वार्ड बॉय की मौत हो गई, जिसमें बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं। 46 साल के महिपाल की मौत रविवार की शाम को हुई। हालांकि मुरादाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ का कहना है कि महिपाल की मौत का टीके से कोई लेना देना नहीं है, जबकि परिजनों का आरोप है कि टीका लगने के बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। महिपाल के बेटे विशाल ने कहा, टीका लगवाने के बाद दिन में 1:30 बजे पापा बाहर निकले, मैं उनको घर लेकर आया। पापा की सांस फूल रही थी और वे खांस रहे थे। उन्हें थोड़ा सा निमोनिया था और खांसी जुकाम भी था। टीका लगने के बाद उन्हें ज्यादा तकलीफ होने लगी। मुरादाबाद के सीएमओ एमसी गर्ग ने कहा, महिपाल को शनिवार को दिन में टीका लगाया गया था। उन्होंने रात में नाइट ड्यूटी की थी और कोई समस्या नहीं थी, जिसके बाद रविवार को उन्हें सीने में दर्द और सांस फूलने की तकलीफ हुई थी। हम उनकी मौत के कारणों की जांच कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता है कि टीके ने किसी तरह का रिएक्शन किया है। सरकार का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि दिल का दौरा पड़ने के कारण उनकी मौत हुई है। बता दें कि भारत में 2 दिन में 2,24,000 लोगों का टीकाकरण किया गया है। टीकाकरण के बाद इसके साइड इफेक्ट के 447 मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जिनमें से 3 को अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ा है। तो जो शक संदेह लोगों के बीच टीके को लेकर पैदा हो गए हैं, खासतौर से कोवैक्सीन को लेकर, जिसे सरकार ने बहुत जल्दबाजी में वाहवाही लूटने के लिए ट्रायल कंप्लीट न होने के बावजूद मंजूरी दे दी है, उसको लेकर खास तौर से डॉक्टर तो बहुत सारे डॉक्टर्स तो इसको लगवाने से ही मना कर रहे हैं। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बाकायदा लिखित में दिया है कि वो कोवैक्सीन नहीं लगाएंगे, कोविशील्ड लगाने के लिए तैयार हैं। तो एक वैक्सीन को लेकर खास तौर पर चिंता है। अब ये जो वैक्सीन है अगर पूरी तरह से टेस्टेड नहीं है, परीक्षित नहीं है, तो जाहिर है उनको लेकर संदेह बढ़ेगा। और इस तरह की जब घटनाएं होती हैं, जिस तरह से महिपाल सिंह की मौत हुई है संदेहास्पद स्थितियों में, पता नहीं उनको दिल का दौरा पड़ा है तो उसका क्या कारण है, ये टीके की वजह से वो इस स्थिति पर पहुंच गए या स्वाभाविक था, ये अभी हम कह नहीं सकते हैं। और सरकारी जो तथ्य आ रहे हैं उनका अब कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वो किसी भी तरह से खबरों को, जानकारियों को तोड़ मरोड़ देते हैं। लेकिन यह है कि इससे संदेह पैदा होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये टीके उन लोगों को लगाए जा रहे हैं जिन्हें फ्रंट लाइन वर्कर्स कह रहे हैं, लेकिन उनमें भी जो
स्वीपर सफाई कर्मी हैं उनको, जो कम आय वाले लोग हैं उनको लगाए जा रहे हैं और एक तरह से वो गिनी पिग बन रहे हैं, वो परीक्षण के औजार बन रहे हैं। जबकि जो समृद्ध लोग हैं, संपन्न लोग हैं, डॉक्टर हैं, वो सब इसको अवॉइड कर रहे हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि बेहतर वैक्सीन का, कोविशील्ड लगाने के लिए तैयार है लेकिन कोवैक्सीन नहीं लगाने को तैयार है। तो ये एक पूरा विभाजित होता हुआ देख रहा है टीकाकरण अभियान। संदेह के घेरे में घिरा हुआ है। सरकार भले ही कहे, प्रधानमंत्री भले ही कहे कि आप अफवाहों में मत जाइए, लेकिन जो चीजें सामने निकल कर आ रही हैं उनसे लोग कैसे आंखें मूंद लेंगे, और जो चीज आपने पहले की है हड़बड़ाहट में वाहवाही लूटने के लिए, उसको भी कैसे लोग नजरअंदाज कर दें। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। जाते जाते पुराने 2 निवेदन में फिर दोहरा दूं कि कृपया satyhindi.com का ऐप तुरंत डाउनलोड कर लीजिए और इसकी सदस्यता तुरंत स्वीकार कर लीजिए, ताकि आपका satyhindi.com और तेजी से आगे बढ़े, आपकी बेहतर सेवा कर सके, आपको बेहतर जानकारियां, पुष्ट जानकारियां और साफ सुथरी खबरें दे सके। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा इसी वक्त, कल की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।